हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, कि जो इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो किस सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है। वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है पीक वर्सेस गरनी इज अ फेमस केस रिलेटेड टू, कि जो पीक वर्सेस गरनी केस है वो फेमस केस है, वो किस से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है फ्रॉड से। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पीक वर्सेस गरनी इज अ फेमस केस रिलेटेड टू फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से केस में लागू करता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है। कौन सा केस है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड अप्लाई ऑल्सो टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय, कि जो प्रोविजन है हमारे इंडियन पीनल कोड का वो अप्लाई किन किन ऑफेंसेस पे होता है। कोई भी ऑफेंस अगर कमिट कर देते हैं तो वो किस ऑफेंस पर कमिट होता है, कौन सिटीजन्स हैं वो किन के ऊपर अप्लाई होता है। तो देखिए क्या आएगा इसमें, अ सिटीजन ऑफ द इंडियन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड द इंडिया। ये क्वेश्चन जो है आपको क्या है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आपको बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हमारा एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट मे बी। एंड थर्ड ऑप्शन है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग इन अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो क्या है, सारे ही ठीक हैं इसके। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है जब भी पूछा जाए द प्रोविजन ऑफ इन IPC अप्लाई ऑल्सो टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय, तो ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा अंडर द पेटेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेटेंटेबल। तो कौन सा एक्ट जो पेटेंट एक्ट है वो पेटेंटेबल नहीं है इनमें से? तो अ मैथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। कई बार क्या होता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो WIPO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? BRPI। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है सेवेंथ अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया on 10th January 2020 relates to a challenge under Article 32 of the Constitution seeking instance of an appropriate writ। तो क्या आएगा इसमें? For setting aside order of government by which all modes of communication including internet have been shut down in Jammu and Kashmir। क्या कर दिया गया था कि गवर्नमेंट ने क्या सारे के सारे जितने भी कम्युनिकेशन जो मोड्स थे इंक्लूडिंग इंटरनेट वो शट डाउन कर दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये इस केस में पूछा गया है किससे, ये कौन सी रिट है जिससे ये रिलेट करता है? अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है फॉर सेटिंग असाइड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनेट हैव बीन शट डाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट was struck down under Article 19 सब क्लोज फर्स्ट। तो देखिए
क्या आएगा इसमें, रीड विद आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 इन द केस ऑफ, कि जो सेक्शन 66A है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो स्ट्रक डाउन हो गया था अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज फर्स्ट, रीड विद आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 इन द केस ऑफ। बुक केस का नाम पूछा गया है, इसमें किससे रिलेट करता है वो, शेरिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, शेरिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस who are to sit for the purpose of deciding any case involving substantial questions of as interpretation of this constitution or the purpose of hearing any reference under article 143 shall be 5। तो कितने जजेस होते हैं, 5। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस रिलेट्स टू, कि जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1986 का, वो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर जो केस है वो किससे रिलेट करता है, ओलियम गैस लीक से, ओलियम गैस लीक से। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है, AK कारीपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, कि जो ये केस है ये किससे रिलेट करता है, लाइकलीहुड ऑफ बायस। तो आपको ध्यान रखना है, AK कारीपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू लाइकलीहुड बायस। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Judicial control of delegated legislation may be exercised on the ground of, कि जो judicial control है वो delegate करता है legislation may be exercised on the ground of, किस ground पर exercise की जा सकती है, doctrine of ultra vires, malefics, exclusion of judicial review, all of the above। तो आएगा इसका all of the above। ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओन एंड फॉर्म ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 इन जॉइंट फैमिली गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ कन्फर्मिंग ऑन डॉटर कॉपरसिनी स्टेटस बाय सब्सिट्यूटिंग न्यू सेक्शंस 4। कौन सा सेक्शन है वो आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू, कि जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो किससे रिलेट करता है, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैरिज बिटवीन अ गर्ल ऑफ 22 years marriage her maternal uncle's son of 23 years accordance with the special marriage act, such marriage is, वो क्या होगी, वैलिड होगी वो मैरिज, या फिर वॉइडेबल होगी, या फिर वॉइड होगी, या फिर वैलिड ओनली इन नॉर्थ इंडिया। तो वो होगी वॉइड। तो आपको ध्यान रखना है, आप सी ऑप्शन पर टिक करना है, वॉइड मैरिज कहलाएगी वो। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज डिल्ट अंडर सेक्शन ऑफ CPC, कि जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है वो किस सेक्शन से डील करता है, वो डील करता है सेक्शन 11 से। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज डिल्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट है 17, सेक्शन 14 ऑफ CPC डिल्ट विथ, कि जो सेक्शन 14 है CPC का वो किससे डील करता है, वो डील करता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 14 है हमारा CPC का वो डील करता है प्रिजम्पशंस एज टू फॉरेन जजमेंट से डील करता है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, are residing in Delhi publishing Kolkata statement defamatory of B में sue A। तो देखिए एक बोल रहा है कि A कोई पर्सन है, मतलब A रिजाइड, वो A दिल्ली में रहता है और उसने कोई स्टेटमेंट पब्लिश कर दी कोलकाता में। तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसके अगेंस्ट, B के अगेंस्ट। तो क्या है, B में sue A। तो क्या आंसर होगा इसमें से, ओनली इन दिल्ली, ओनली इन कोलकाता, इन बोथ द केस
बोथ द प्लेस ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता, ईदर इन कोलकाता और इन दिल्ली, तो आएगा ईदर इन कोलकाता इन दिल्ली। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है, विच प्रोविजन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील्स विद द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो क्या कौन सा सेक्शन है वो, विच प्रोविजन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील्स विद द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, कि जिससे मैजिस्ट्रेट क्या है, रिकॉर्ड करता है कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स को। तो कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 164 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 164 जो है वो बात करता है मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर सेक्शन ऑफ डैश CRPC। तो कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 83 ऑफ CRPC। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिस्ट्रेट में बी डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन ऑफ CRPC, कि जो मैजिस्ट्रेट है मे डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 205 ऑफ CRPC। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सेक्शन 265A टू 265L चैप्टर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग, क्या आएगा, प्ली बार्गेनिंग। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज डील्ड अंडर, कि जो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर है फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज डील्ड अंडर, किससे डील करता है वो, सेक्शन नंबर 110 ऑफ CRPC। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सेक्शन 105 सब क्लोज H ऑफ CRPC डील्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25th, bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation is dealt under, bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation is dealt under section 168 of CRPC। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, डिक्री होल्डर मीन्स, कि डिक्री होल्डर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक्चुअली डिक्री होल्डर का मतलब होता है एनी पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज़ बीन पास्ड, कि जिसके फेवर में डिक्री पास्ड हुई है, और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, और जिसके फेवर में क्या ऑर्डर एग्जीक्यूशन हुआ है हैज़ बीन मेड। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। एनी पर्सन, डिक्री होल्डर का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन in whose favor decree has been passed an order capable of execution has been made। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, voluntarily throwing or attempting to throw acid is an offense punishable under, कि अगर कोई खुद से थ्रो करता है या फिर अटैम्प्ट करता है एसिड को, तो वो ऑफेंस पनिशेबल है किस सेक्शन के अंडर में, पनिशेबल है सेक्शन 326B ऑफ द इंडियन पिनल कोड, कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरली थ्रो करता है या फिर अटैम्प्ट करता है एसिड को, ऑफेंस वो पनिशेबल है किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 326B ऑफ IPC। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, A is at work with hatchet at the head files off and kills man who is standing by. Here if there was no want of proper questions on the part of A is act is, कि अगर हैच मतलब कोई काम कर रहा होगा और वो गलती से उसका आगे का जो वो होता है वो निकल के किसी को लग जाता है, तो ऐसा ये जो है क्वेश्चन आपका बेरेक्ट्स के एग्जाम्पल से लिया हुआ है, तो आपको बेरेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना होगा। तो इसका आंसर आएगा नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, नॉट एन ऑफेंस। 29 क्वेश्चन है हमारा, ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेट to be convicted of a criminal conspiracy, A with the intention of causing Jad
to be convicted of criminal conspiracy writes a letter in imitations of Jet's handwriting purporting to address to an accomplished in such criminal conspiracy and puts the latter in place, knows that the officer police are likely to search committed an offense under कौन सा सेक्शन होगा वो सेक्शन 192 ऑफ आईपीसी। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, सेक्शन 192 ऑफ आईपीसी, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। अंडर अब नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एनी अनदर पर्सन or delivers anything to him not intending to gratuitously and such other persons enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former respect to restore the thing thus delivered. This principle is known as quantum merit. तो आपको ध्यान रखना है, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज क्वांटम मेरिट। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एग्रीमेंट क्या है, इज रियली बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। एग्रीमेंट प्रोमिसेस सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। कंसिडरेशन का मतलब होता है जब आप कुछ देते हो फिर सामने वाला पर्सन आपको कुछ देता है, मीन्स एक्सचेंज होता है, कंसिडरेशन। ठीक है, तो एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, एंड ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंडर द लैंड एक्सिक्यूशन एक्ट एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स, कि लैंड एक्सिक्यूशन एक्ट के अंदर लैंड जो है उस एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स, किस में इंक्लूड है? बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, यस। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, यस बिल्कुल। थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, यस। देन ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट और अरेबल लैंड प्रोसीजर वन डिफरेंस एज अ कंपनसेशन एग्जिस्टेड प्रोवाइड अंडर सेक्शन 35 ऑफ लैंड एक्सिक्यूशन एक्ट। टेम्पररी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा गया है। वेस्ट और अरेबल लैंड प्रोसीजर वन डिफरेंस एज टू कंपनसेशन एग्जिस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ लैंड एक्सिक्यूशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। X and XYZ jointly promise to pay an amount of rupees 50,000. Subsequently, X and Y become untraceable. Can A compel Z to pay? तो क्या आंसर होगा इसका? A can under section 43 para number 1st. A answer is the right answer of this question. नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। कुछ गुड्स की डिलीवरी की कुछ पर्पस के लिए अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ पर्सन डिलीवरिंग दैम। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बेलमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे बेलमेंट। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 14A इंसर्टेड बाय द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है? सेक्शन 14A वो रिलेट करता है अ पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एंगेज एक्सपर्ट्स। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफेंस ऑफ सेडिएशन वॉज इन इशू। कौन सा ऐसा केस है जिसमें से सेडिएशन का जो ऑफेंस है वो इशू, कौन सा केस है वो बताना है सेडिएशन से रिलेटेड। वो है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, यस। और ये बी ऑप्शन भी है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी है। देन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा deliberate and malicious acts intending to outrage religious feeling of any class insulting its religion or religious belief। जब religious की बात हो रही है यहाँ पे तो कौन सा सेक्शन आएगा? इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 295A।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 29 of CRPC, the Code of Chief Judicial Magistrate may pass any sentence authorized by law except कि अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है। द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट, तो क्या है ऑल ऑफ द अबव। देखिए अ सेंटेंस ऑफ डेथ यस कर सकता है बिल्कुल, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वो भी कर सकता है मैजिस्ट्रेट, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म बिल्कुल, देन ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट बाय एन एलियन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्ड अंडर, की जो प्रोविजन है रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एन एलियन के अंडर आप कोई सूट फाइल करते हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज डील्ड अंडर, कौन सा सेक्शन होगा वो, सेक्शन 83 एलियन जो बात हो रही है हमारी CPC में, तो वो होगा सेक्शन 83 ऑफ CPC। नेक्स्ट है an order issued by court under civil procedure code 19 as per order rule 46 or recovery of amount due to judgment creditor is known as, क्या आएगा, ग्रैनिशरी ऑर्डर। क्या कौन सा ऑर्डर कहलाएगा वो, ग्रैनिशरी ऑर्डर, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 88 रीड विद ऑर्डर दिस of the Code of Civil Procedure Code 1908 deals with, किससे डील करता है, इंटरप्लीटर सूट। तो आपको ध्यान रखना है किससे डील करता है, इंटरप्लीटर सूट। ए ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट redress commission was कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, कौन सा नेशनल जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है वो रिड्रेसल किया गया था, कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ईयर है वो, 1988। तो आपको ध्यान रखना है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट दैट इज इन द ईयर इन 1988। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल टू द 3 फॉर्म एंटरटेनिंग कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या लिमिटेशन पीरियड होता है, एप्लीकेबल होता है जब 3 फॉर्म इन एंटरटेनिंग कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है जो कि हुआ है 1986 की। तो क्या आएगा, 2 years from the date on which the cause of action has been arises, तो 2 years the date on which the cause of action has been arisen। नेक्स्ट क्वेश्चन है mere illegality of strike does not perspell unjustifiably जस्टिस कृष्णा लायर नेम द केस, कौन सा केस है वो, दैट वॉज गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर साहबा। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले जो हमने सैम्पल पेपर डिस्कस किया था उसमें भी था, अ वर्कमैन एग्रीव्ड बाय ऑर्डर डैश में डायरेक्टली बीन एप्लीकेशंस टू द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल adjudication of the disputes and court tribunal is empowered to adjudicate such dispute is refers to by appropriate government। तो क्या है इसका ऑप्शन, डिसमिसल, डिस्चार्ज एंड रिट्रेचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है विस मेजर मीन, तो विस 47 क्वेश्चन है, विस मेजर मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। ये ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डॉक्ट्रीन ऑफ एक्ट ऑफ द स्टेट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स मीन, ये क्लासिकल डॉक्ट्रीन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स मीन्स क्या मतलब होगा, एन एक्ट ऑफ द सॉवरन पावर ऑफ कंट्री दैट कैन नॉट बी चैलेंज कंट्रोल्ड और इंटरफर्ड बाय द म्युनिसिपल कोर्ट्स। आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 49 इन टोर्ट्स ऑल पर्सन हु एड और काउंसिल और डायरेक्ट और ज्वाइन द कम्युनिटल wrongful act are known as joint tortfeasor, joint tortfeasor। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है।
all person who aid to counsel or direct or join the committal or wrongful act known as wrongful act की बात हो रही है joint tortfeasor. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50. He is accused of waging war against the government of India by taking part of an armed insurrection. Which property is destroyed, troops attacked, gold broken open. The occurrence of these facts relevant as forming parts of journal transactions, though a may not has been present at all them. Under which section of India एविडेंस एक्ट की बात हो रही है. एविडेंस एक्ट से लिया गया है कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ टेकिंग पार्ट एंड आर्म्ड. तो कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 1010 ऑफ इन एविडेंस एक्ट डील्स विद कि जो सेक्शन 1010 है एविडेंस एक्ट का वो किससे डील करता है? वो डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप. सेक्शन 1010 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद कि जो सेक्शन 113A है वो किससे डील करता है? दैट वाज डील करता है वो प्रिजम्पशन एज टू अबैटमेंट सुसाइड बाय मैरिड वीमेन. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज्ड लीविंग विल्स पैसिव एंथुसियासा subject to certain condition in the case of कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है. तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज्ड लीविंग विल्स. तो कौन सा केस है वो? कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस. आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 310 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट कि जो आर्टिकल 310 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या मेंशन किया गया है उसमें? डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स. तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ये सेक्शन 310 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे मतलब क्या मेंशन किया गया? डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55 राइट टू नो द antecedents of the candidates in the election flow from आर्टिकल 19 सब क्लोज फर्स्ट. तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 सब क्लोज फर्स्ट. तो आपको ये ऑप्शन पर टिक करना है. किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? कैंडिडेट इन द इलेक्शन फ्लो फॉर्म दैट इज आर्टिकल 19 सब क्लोज फर्स्ट ए. ठीक है. ये ऑप्शन पर आपको टिक करना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है in the preamble of the constitution the expression liberty is followed by the words कि जो preamble है हमारे constitution का the expression liberty is followed by the words that was of thought expression beliefs faith and worship. बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जो प्रेम्बल हमारे वो एक्सप्रेस करता है लिबर्टी जो वर्ड है दैट वाज एक्सप्रेस फॉलोड बाय द वर्ड्स ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली द रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट इज अप टू पीरियड ऑफ प्ली बार्गेनिंग की बात हो रही है. तो कितने साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है? इम्प्रिजमेंट इज अप टू 7 years. ये ऑप्शन पर आपको टिक करना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम प्लेन रीडिंग सेक्शंस 195 ऑफ CRPC manifest that comes into operation at the stage when court intends taking cognizance of an offence under section 190 subclause 1st of CRPC and nothing to do so with the statutory power of the police investigate into the FIR which disclose cognizable offence. Other words, statutory powers of in the police investigate under code way controlled section 195 of CRPC that Supreme Court had in the case. किस केस में FIR इन्वेस्टिगेशन इनटू FIR की बात हो रही है? तो कौन सा केस है वो केस है हमारा राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998. को ध्यान रखना है
FIR इंस्टिगेशन की बात हो रही है, यहाँ पर वो कॉग्निशेबल ऑफेंसेस डिस्क्लोज, दैट इज राज सिंह वर्सेस स्टेट। ठीक है, बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the question is whether A owns B rupees 10,000, which of the following statement was relevant under Evidence Act? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सारे ही ठीक हैं, then all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so much of such information whether it amounts to confession or not as relates distinguishedly to fact thereby discovered by the police may be proved under, किस में प्रूव कर सकते हैं पुलिस? सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। इसमें सेक्शन पूछा है तो आपको ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन वेदर इट्स अमाउंट कन्फेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, when the court has to form an opinion upon the points 4 and law की बात हो रही है, science or art, identify the handwriting, figure impressions, the opinions upon the points of persons specially skilled in such foreign law, science or an art in questions to identify handwriting or a figure impression relevant section, that is section 45 आर्ट्स इम्प्रेशंस, फिगर इम्प्रेशंस, हैंड राइटिंग किस चीज़ में आइडेंटिफाई करते हो? फॉरेन लॉज की बात हो रही है यहाँ पर। सेक्शन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, A intentionally and falsely leads B to believe that certain lands belongs to A and thereby induces B to buy and for it, बाय करो और उसे उसके लिए पे करो। द लैंड अल्टर वोट्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए, फिर वो ए की प्रॉपर्टी बन जाती है। 6 टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ सेल, नो टाइटल, ही विल नॉट अलाउ टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल विद सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, सेक्शन है 115 ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपेल्स को, आर्बिट्रेशन एक्ट 1990 रिपेल्स ऑल ऑफ द अबव, फॉरेन अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, एनफोर्समेंट, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है पार्लियामेंट may by establish administrative tribunals under dash of the constitution, that is article 323A। तो आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट में बाय एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर, कौन सा है, किसके अंदर कर सकती है वो? आर्टिकल 323A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट टू एडिक्वेट फॉर द एडवोकेट्स अंडर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एडिक्वेट फॉर द एडवोकेट्स अंडर सेक्शन 7 सब क्लोज फर्स्ट ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 बार काउंसिल इंडिया पावर्स टू मेक रूल्स, कोई सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग जो हमारा ये एडवोकेट एक्ट है 1961 का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू मेक रूल्स, किस में बना सकती है? पावर्स टू मेक रूल्स, तो वो है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ बार एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सच मेंबरशिप, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेशंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 67th क्वेश्चन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी, जो इंडिया है वो है भारत, देन शैल बी आ यूनिटरी स्टेट ऑफ स्पेशल टाइप, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना, जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी दैट इज यूनिटरी स्टेट ऑफ स्पेशल टाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 SC
श्री राम फर्टिलाइजर केस द कोर्ट हेल्ड दैट कि जो हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें क्या हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया था उसमें इन एस्केप्ड of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all of those who affected by the accident, and such liability is not subject to any exceptions which operates with status प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये हेल्ड किया गया था हमारे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 के केस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड जो हमने 66 किया था उसमें मैंने आपको बताया नहीं, इसका आंसर है ई ऑप्शन पर आपको टिक करना है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल एंड द स्टेट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 69th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स मीन्स। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट हमारा 1986 का, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सर्च कंस्ट्रक्शन concentration as may be tend to be injurious to environment। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी टेंड टू बी इंजूरियस टू एनवायरमेंट। आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, जो कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन विद रेफरेंस टू, दैट इज बोथ A and B, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर्स ट्रेडिशनल्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो आपको बोथ A and B ऑप्शन पर टिक करना है, जो कि है डी ऑप्शन A and B। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। An attempt to acquire sensitive information such as usernames, password and credit card details and sometimes indirectly money by masquerading and trustworthy entity is an electronic communication is कि एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम एक्वायर करते हैं, सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली मनी भी हम लेते हैं बाय masquerading and trustworthy entity is electronic communication is, वो उसे क्या कहते हैं, फिशिंग, उसे हम कहते हैं फिशिंग। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अंडर सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पीनल कोड नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, कि सेक्शन 82 जो है हमारा इंडियन पीनल कोड का, वो कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एन चाइल्ड एज ऑफ, कि कोई भी अपराध नहीं माना जाता है अगर वो ऐसे एज के बच्चे के द्वारा किया जाता। कौन सी एज है वो, 7 years of age, nothing is an offense which is done by the child the age of 7 years। तो आपको ये ऑप्शन पर टिक करना है। क्या है, बीच बीच में काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आपको दिखाई दे रहे हैं और थोड़े टफ मिक्सअप है इसमें ऐसा, तो आपको बेरेक्ट्स अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है, R.V. डुडले स्टीफन स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल दैट, की जो R.V. डुडले एंड स्टीफन है वो स्टैंड्स किसके लिए करता है, प्रिंसिपल दैट killing an innocent life to save his own is not defense and necessity cannot be pleaded as defense against murder। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। अब हमारा 74th क्वेश्चन, द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पर PIL की बात हो रही है, PIL की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लिबरलाइज्ड लोकल स्टैंडिंग, दिस राइट आंसर, एंड बी ऑप्शन भी ठीक है, सी भी ठीक है, प्रोसीडिंग्स आर नॉन एडवर्सल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स एंड लिबरलाइज्ड। तो डी ऑप्शन पर आपको टिक करना है, डी ऑप्शन जो इसका ठीक है। 75th क्वेश्चन है हमारा, पिटिशनर प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस हु हैड substantive research and deeply interested in ensuring proper implementation of constitutional provision challenged the practice followed by the state of Bihar
and repromulgating in a number of ordinances which getting approval of the legislature. The court held that petitioner as a member of publics has sufficient interest to maintain petition under Article 32. This relates the case. कौन सा केस है वो इसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की स्टेट ऑफ बिहार दैट वाज रिलेटिंग टू Article 32 that's relate in the case of DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. यहाँ पर इस केस में बिहार की बात हो रही है. आर्टिकल 32 दिस केस रिलेट्स टू द केस ऑफ DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 क्वेश्चन है वेयर अ लीगल रॉन्ग और अ लीगल इंजरी इज कॉज टू अ पर्सन or to a determined class of person by reason of violation of any constitutional or legal rights of any burden imposed, contravention of any constitutional legal provision without authority of law, any such legal wrong or legal injury or legal injury or illegal burden threatened and such person determined class of person, reason poverty, helplessness or disability, socially economic disadvantaged position unable to approach the court for relief. Any member of the public can maintain application appropriate direction order writ the high court under article 2 to 6 the case and breach of fundamental rights of such person determinate class of person in the court under article 32 seeking judicial redress for the legal wrong legal injury caused such determined class of person. Justice Bhagwati in the case of कि अगर इसमें पूछा गया है लीगल इंजरी लीगल रॉन्ग कोज टू सच पर्सन, अगर किसी पर्सन को लीगल इंजरी या फिर लीगल रॉन्ग कर देता है देन इंजरी कोज टू सच पर्सन और डिटरमाइंड क्लास ऑफ पर्सन. जस्टिस भगवती इन द केस ऑफ कौन सा केस है वो दैट इज SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पर बात हो रही है लीगल इंजरी एंड लीगल रॉन्ग की. तो आपको ध्यान रखना है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स vexatious claims or defense dealt under section 35 of CPC. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which provisions under the code of civil procedure deals with substituted service of summons upon defendant 0.5 R20 0.5 R20. तो आपको सी ऑप्शन पर सॉरी ये ऑर्डर 5 है यहाँ पर ऑर्डर 5 इन दैट रूल नंबर 20. मुझे मैथ याद आ गया. तो आपको क्या करना है विच प्रोविजन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स अपॉन द डिफेंडेंट दैट इज ऑर्डर 5 एंड रूल 20. ठीक है. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा among other things functions of Bar Council of India includes laying down standards of professional conduct, adequacy for advocates under section of Advocates Act that is section ये हमने बहुत बार कर लिया क्वेश्चन section 7 इंडियन एडवोकेट्स एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर. नेक्स्ट 80 अकॉर्डिंग टू जस्टिस अबोट पैरे what is 7 lamps advocacy? What are 7 lamps of advocacy? क्या मतलब है? Honesty, courage, industry, wit, eloquence, judgment, fellowship. ठीक है, ये चीज़ें होती हैं 7 lamps of advocacy में. 7 lamps of advocacy में क्या क्या आता है? Honesty, courage, industry, wit, एलोक्वेंस जजमेंट एंड फेलोशिप. तो ये 7 चीज़ें आती है हमारी 7 लैब्स ऑफ एडवोकेसी में. तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है. नेक्स्ट है मिनिमम मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं डायरेक्टर्स इन द पब्लिक कंपनी दैट इज 3 मेंबर्स होते हैं हमारे इसमें. तो आपको ये ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स. Associate company in relation to another company means
कि अगर कोई एसोसिएट कंपनी है और रिलेशन में है किसी दूसरी कंपनी के साथ, दैट उसका मतलब क्या होगा, मीन्स अ कंपनी इन विच दैट ओल्डर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट influence but which is not a subsidiary company for the company having such influence and includes joint venture company. क्या है joint venture? ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है जो कि राइट आंसर है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 83, दैट इज सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशन द केस ऑफ. कि जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब हेल्ड किया गया था, कौन से केस में? दैट वॉज श्रेया श्रृंगल वर्सेस यूनिट. ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पहले भी पूछा गया है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ सुंदरम बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा. टीचर इज नॉट अ वर्कमैन, तो आपको ध्यान रखना है जब ये पूछा जाए टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन अ प्रीव्यू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ सुंदरम बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. 84 का आंसर है सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट. फैक्ट्रीज के एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से क्या मतलब होता है? दैट इज चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज. बच्चा अपनी 15 ईयर की एज भी कंप्लीट नहीं करता है, दैट वॉज चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ द एज. दैट इज ए आंसर है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड. इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या? मीन्स अ बॉन्ड दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इशूड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, रिस्पेक्ट ऑफ नो पेमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. तो ऑल ऑफ द अबव, बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है. नेक्स्ट है 87 provision relating to GST are inserted in the constitution by. जो provision है GST से relating inserted in the constitution by किससे किए गई है? रिलेट कॉन्स्टिट्यूशन में. द कॉन्स्टिट्यूशन 101st एक्ट 101st एक्ट 2016. तो आपको ये ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन इज डील्ड विद. कि अगर किसी इंडिजेंट पर्सन के द्वारा सूट डील किया गया है तो वो कौन से उसमें अंडर किस ऑर्डर में और आएगा? हमारे सीपीसी के ऑर्डर्स 33 ऑफ सीपीसी. इंडिजेंट पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, ऑर्डर 33. तो बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है. नेक्स्ट है res gastia relevancy of facts forming part of same transaction is dealt under. सेम ट्रांजेक्शन जो किसके अंडर आती है? सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट. सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट. ए ऑप्शन पर आपको टिक करना है, सेम ट्रांजेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 90 वो है द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर जीएसटी लॉ डज नॉट इंक्लूड. की जो डेफिनेशन है मनी की अंडर जीएसटी लॉ डज नॉट इंक्लूड. क्या इंक्लूड नहीं करता है? करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्टिमेटिक वैल्यू. करेंसी हेल्ड ऑफ न्यूमिस्टिक वैल्यू. तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है, 91 क्वेश्चन देखते हैं हम. अंडर आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट. क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा. अंडर आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट. आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर. कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया है. जो डेफिनेशन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वो किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 2H में डिफाइन की गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन. तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट एक्ट HSAA. हिंदू सेसेशन एक्ट.
2005 प्रोवाइड्स फॉर वुमेन, क्या प्रोवाइड करता है वीमेंस के लिए ये एक्ट? ये सारे ऑप्शंस आएंगे इसमें, ऑल ऑफ द अबव। कॉपर सीनरी राइट्स टू एट पार विद अ मैन, इनहेरिटेंस राइट in agriculture land forms her parents at par with her brother, inheritance of self acquired agriculture land or deceased husband means जो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। देन ऑल ऑफ द अबव, द ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94th, सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स, कि जो सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो क्या प्रोवाइड करता है? परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो प्रोवाइड करता है परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अ हिंदू वाइफ had been living with her children and all children had been brought up by her without an assistance and help from the husband many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under 5 co-residence और maintenance किस सेक्शन के अंडर मिलेगी? उसको मिलेगी सेक्शन 18 सब क्लोज 2 ऑफ हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि वाइफ को मेंटेनेंस एक्ट और अडॉप्टेशन एक्ट के अंडर सेक्शन 18 सब क्लोज 2 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के उसमें मिलेगी उसको। जो एंटाइटल होगी वाइफ वो होगी सेक्शन 18 सब क्लोज 2 में। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। 96 क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, रिक्वेस्टेस ऑफ वैलिड अडॉप्टेशन, नो अडॉप्टेशन शैल बी वैलिड अनलेस person adopting has the capacity and also the right to take adoption. Second है the person giving adoption has the capacity to do so. Third है the person adopted capable of being taken adoption. And fourth है हमारा adoption is be made in compliance with other condition mentioned the chapter। कौन सा सेक्शन है वो हमारा सेक्शन 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। बात ही एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की हो रही तो दैट इज सेक्शन 6। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है 97th, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक हैज defined under the act Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or electronic form or in any other manner whatsoever shall be, वो क्या माना जाएगा? void, cognizable, compoundable, all of the above। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, all of the above। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वीमेन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ सन मैरिज एक्ट any pronouncement of talaq as defined in the act by Muslim husband upon his wife by words either spoken or written, electronic form in any other manner that is void, cognizable, compoundable, all of the above। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनिक ट्रायल मॉडल law and rules do not become part of the arbitration act so as to become an aid to construe the provision of the act held in the case of Union of India versus East Coast Boat Builders Engineers Limited। ये ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब क्लोज 4 of the Arbitration Conciliation Act, arbitration agreement in writing if it contained in all of the above। देखिए क्या है all of the above में, document signed by the parties के द्वारा document sign होने चाहिए, exchange of letters, telex, telegrams or other means of telecommunications which provides the records of the agreement, and exchange of statement of claims, defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by other। the answer right answer क्या होगा? D option, that is all of the above। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डिवाइंस
from arbitration agreement is mentioned under of the arbitration conciliation act। कौन सा सेक्शन है वो किसमें मेंशन किया गया है? आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट सेक्शन 4। ठीक है, arbitration agreement is mentioned under section 4 of the arbitration conciliation act। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सेक्शन 4, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।